मैं जितेंद्र मिश्रा आपके लिए कैलेंडर से रिलेटेड एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे, कैलेंडर के प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाए। तो सबसे पहले हम कैलेंडर में अगर बात करें तो हम महीनों के बारे में कुछ तथ्यों पर आधारित जो बातें हैं उनको देखना चाहेंगे कि अगर एक साधारण वर्ष हो, साधारण वर्ष में कुल जो होंगे 7 महीने होते हैं। जो 7 महीने होते हैं वो 31 दिन के होते हैं, जिनमें 3 विषम दिन आपके लिए निकल के आते हैं। अब जो आप 3 विषम दिनों की बात कर रहे हैं, ये 3 विषम दिन आप कैसे निकाल सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं 31 में बात करूं तो 31 में अगर आप भाग देंगे तो किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। तो 31 में 7 का भाग देने पर आपके पास जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कितनी आएगी, 3 रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि 7 चौक 28 होता है, 3 बचेगा आपका। तो जो साधारण वर्ष होगा उस साधारण वर्ष में अगर 7 जो महीने हैं वो 31 के हैं, उसमें अगर आप 7 का भाग देंगे तो मात्र 3 बचेगा। और यही आपके लिए क्या बचेंगे, आपके लिए शेष दिनों में काउंटिंग में आएंगे। अगर मैं आगे की बात करूं, आगे की बात करने पर यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर ये जो महीने होंगे ये जिस वार से प्रारंभ होते हैं उससे आगे के 2 दिन बाद समाप्त होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि अगर कि 1 तारीख को मान लीजिए कि रविवार है तो 28 तारीख को जो होगा वो रविवार नहीं होगा, 29 तारीख को रविवार आएगा। तो ऑब्वियस बात है अगर 31 का महीना है तो 2 दिन बाद ही क्या होगा, वो पूरा दिन समाप्त हो पाएगा। इसका मतलब अगर 1 तारीख को रविवार पड़ता है तो अगर 29 तारीख आएगी तो उस दिन भी रविवार आएगा, और 2 दिन बाद मतलब कि सोमवार और मंगलवार को यह महीना पूरा कंप्लीट होता है। सेकंड पॉइंट है कि साधारण वर्ष में बात करें तो साधारण वर्ष में 4 महीने 30 दिन के होते हैं। ऑब्वियस बात है चूँकि 7 और 4 जो कि हम बात कर रहे हैं, चूँकि हम 7 और 4 की बात करें तो 7 और 4 टोटल 11 हो चुके हैं। इनमें विषम दिनों की संख्या 2 होती है। ये महीने जिस वार को प्रारंभ होते हैं उससे अगले दिन समाप्त होते हैं। ये इस बात के लिए बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम 1 तारीख को रविवार की बात कर रहे हैं तो अगर 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख को भी रविवार होगा, बिल्कुल होगा, और 30 तारीख को यहाँ पर सोमवार आ जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा अगला दिन में ही समाप्त होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3, एक लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होता है। चूँकि हम 7 और 4 11 महीनों की बात कर चुके हैं, फरवरी की हम बात कर रहे हैं तो फरवरी जो होगा 29 दिन का होता है। तो इसमें विषम दिनों की संख्या जो होगी वो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं 28 तारीख तक बात करूँ तो 28 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाता है महीना, लेकिन जो 29वां दिन होगा वह ये महीने उस दिन प्रारंभ होते हैं उसी दिन समाप्त होते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर 1 तारीख को रविवार है तो 29 तारीख को भी क्या होगा, यहाँ पर रविवार की गणना होगी ही होगी। अगर मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, लीप के लिए बात कर रहा हूँ, तो लीप वर्ष में ही फरवरी में ही 29 दिन आते हैं। और अगर आप लीप की परिभाषा की बात करें तो लीप की परिभाषा भी आप 4 का डिवाइड ना लगाते हुए बोलेंगे कि जिस साल में 29 फरवरी गणना में आएगी उसे ही आप लीप की परिभाषा में देंगे। आगे मैं बात कर रहा हूँ एक साधारण वर्ष में बात की जा रही है कि फरवरी जो महीना होगा 29 दिन का होता है, अतः इसमें विषम दिनों की जो संख्या वो होती है 0 होती है, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 29 तारीख नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 तारीख को यहाँ पर रविवार है तो 29 तारीख तो आएगी नहीं, तो यहाँ पर जो 28वां दिन होगा वहाँ पर शनिवार होगा। इसका मतलब ये जो महीने होंगे जिस दिन प्रारंभ होते हैं उससे 1 दिन पहले ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मतलब शनिवार को ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर हम महीनों की बात कर रहे थे, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर वर्षों के लिए कुछ संबंधित तथ्य हैं। ये जो संबंधित तथ्य हैं ये वर्षों पर आधारित हैं। वर्षों में हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर साधारण वर्ष है उसमें टोटल 365 दिन होते हैं और इसमें 52 सप्ताह प्लस 1 दिन शेष बचता है। अब ये 52 और 1 दिन कहाँ से शेष आता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जो 52 और 1 शेष बच रहा है ये 365 में 365 डिवाइड बाय आप, चूँकि भाग किसका लगाना पड़ेगा, 7 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 7 का भाग आप लगाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 52 प्लस, और जो वैल्यू आपके पास बच रही होगी यहाँ पर वो बचेगा, क्योंकि 52 सप्ताह हो चुके हैं और 1 दिन यहाँ पर शेष बचेगा। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, साधारण वर्ष के लिए। साधारण वर्ष में 52 प्लस 1, इसका मतलब टोटल जो होते हैं वो कितना होता है, 53 हो जाता है यहाँ पर, और 52 सप्ताह होते हैं और 1 दिन यहाँ पर रिमाइंडर बचता है यहाँ पर। अब अपन इसी में आधारित जो बात कर रहे थे साधारण वर्ष में, अगर 1 जनवरी को बात कर रहा हूँ, साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो
वार होगा, मान लीजिए कि रविवार है तो वह वर्ष में 53 बार होगा। वही वाली बात करें हम लोग कि वर्ष में 53 बार क्यों होगा, क्योंकि 52 प्लस 1 यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, इसीलिए टोटल जो होगा वो 52 प्लस 1 53 बार। जबकि मैं दूसरों की बात करूँ कि भाई जो अगर 2 तारीख से होंगे वो मात्र केवल कितनी बार काउंटिंग में आएंगे, वो 52 बार ही काउंटिंग में आएंगे, लेकिन जो 1 तारीख वाला होगा वो 53 बार काउंटिंग में आएगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर मैं लीप की बात करूँ तो लीप में 366, इसका मतलब 52 प्लस 2। अब ये 2 कहाँ से आया, मैंने आपको बताया कि 366 में अगर आप 7 का डिवाइड लगाएंगे तो आपके पास 52 प्लस 2 बचेगा यहाँ पर। और अगर 2 में बात कर रहा हूँ तो 2 दिन जो यहाँ पर शेष बच रहे हैं, ये 2 दिन जो शेष बच रहे हैं ये 1 तारीख और 2 तारीख के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये देखने वाली बात है कि जो पूरा साल होगा उस पूरे साल में 1 तारीख और 2 तारीख वो तो 53 बार आएगी, जबकि अगर मैं 2 तारीख के बाद की बात करूं तो उसके लिए 52 बार ही केवल रिपीटेशन हो सकता है केवल। इसका मतलब ये हुआ कि 52 बार ही अन्य दिन आ पाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ कि लीप वर्ष क्या होगा, तो यहाँ पर लीप वर्ष के बारे में बताया गया है कि लीप वर्ष वह होगा जिसमें कि लास्ट की 2 डिजिट होती है, केवल 2 डिजिट, उसमें किसका भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा 4 का भाग जाना चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने अभी आपको बताया ये तो सही है कि 4 का भाग जाना चाहिए, लेकिन उस साल में 29 फरवरी की गणना भी होनी चाहिए, तभी आप उसको लीप की परिभाषा देंगे, वरना नहीं देंगे आप उसको। और जो लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी 29 दिन की आती है। जबकि मैं शताब्दियों की बात करूं तो शताब्दियों को काउंटिंग करते समय आप 4 का बिल्कुल भाग नहीं देंगे, आपको किसका भाग लगाना पड़ेगा, 400 का। आप 400 का अगर आप भाग लगाएंगे तो 400 का भाग लगाने पर पूरा पूरा अगर भाग जा रहा है शताब्दियों में तो ही आप उसको लीप शताब्दी की परिभाषा देंगे। अब लीप शताब्दी कैसे होगी, जैसे कि यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं 800, 1200 और 2000। यहाँ मैं और भी ले सकता हूँ, 400 हो गया, या 4 का जो भी टेबल काउंटिंग में आएगी वो 400 की बोलेंगे, हम इसको 4 ना बोलते हुए 400 बोलेंगे, उसको आप लीप शताब्दियों की गणना में रखेंगे। पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं 1900 बोल दूं, 1700 बोल दूं, वो लीप शताब्दियों की गणना में नहीं आएगी। लीप शताब्दियों में केवल 400 की जो टेबल होगी वही काउंटिंग में आएगी। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी आप लोगों के लिए, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन कैलेंडर के बारे में बताया। अगली वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा। धन्यवाद।